हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी हमारा आवास, जो हमारी बुक है, हम लोग उसको पढ़ रहे हैं और उसी को बहुत अच्छे से आपका देख रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जो है इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक एक लेक्चर हम लोग अपना अच्छे से कंप्लीट कर पाए हैं। जो आपने कल देखा होगा कि आप पढ़ भी कह पाए होंगे कि मौसम क्या है, आप बच्चों किसको मौसम कहेंगे, ये सारी संबंधित चीजें क्या हैं, आप इनको एक एक करके आपका गौर करके बहुत अच्छे से आपने देखा होगा। ठीक। और हमने बहुत सारे आपके मौसम ऋतु के विषय में भी हम लोगों ने इसमें क्या है, जो 4 मौसम होते हैं उनके विषय में हम लोगों ने आपका पढ़ लिया। हमने सर्दी को देखा, हमने गर्मी को भी देख लिया और हमने वर्षा और शरद का जो मौसम है, यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने को, जून और सितंबर के महीने को, मार्च और मई, दिसंबर टू फेब, इन सारे मंथ्स को हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से महीने होते हैं। क्लियर है। और इन पर हम लोगों ने आपका बात भी की। क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, इसमें कोई आपका डाउट हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं आपका शीत ऋतु के विषय में। शीत ऋतु के आपका ऋतु के विषय में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि शीत ऋतु क्या होती है। कि जब क्या होता है आपका शीत ऋतु के अंतर्गत, जब सूर्य की किरणें आपके सीधी नहीं पड़ती और तिरछी पड़ती हैं, तो इस समय क्या होता है कि जो आपका पृथ्वी का जिस क्षेत्र पर आपका पृथ्वी की किरण, जो आपके सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी, वहां क्या होगा, शरद मौसम होगा। यानी कि शीत की जो स्थिति है वो आपकी बन जाएगी। और जहां सीधी पड़ती हैं वहां आपका ग्रीष्म जो आपके ऋतु है वो आपका बनेगी। हमने दक्षिण पश्चिमी मानसून देख लिया था, हमने लौटता हुआ आपका मानसून देख लिया था, और ऊंचाई के आधार पर किस तरह से आपकी चीजें बदलती हैं, मौसम बदलता है, इसके विषय में हम लोग आपका पढ़ चुके थे। और इसके विषय में हम लोग देख भी चुके थे कि कैसे मौसम के आधार पर ये सारी चीजें आपका निर्भर होती हैं कि जहां पर आपकी ऊंचाई होगी, समुद्र से दूरी होगी, उच्चावत होगा, वैसे ही आपकी मौसम में भी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका परिवर्तन जो है आ जाएगा। आप उस परिवर्तन को देख सकते हैं, उस परिवर्तन को आपका महसूस कर सकते हैं कि ये परिवर्तन आखिर में है क्या। ठीक है, ध्यान रखना है। और क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है, ये इस बुक का आपका आखिरी यानी कि अंतिम आपका चैप्टर है। आगे देख लिए, इसलिए हम भारत में जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव करते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार की हमारे यहाँ हर क्षेत्र में आपको क्या मिलती है, जलवायु मिलती है। आप इस समय देखिए, उत्तर भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी रात को आपका शीत मौसम होने लगा है, ठंडा। जबकि आप अगर तमिलनाडु, केरल, बॉम्बे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को देखोगे, वहां अभी भी आपका गर्मी पूरी बरकरार बनी हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमको क्षेत्र विभिन्नता का ही तो आपका अनुभव दिखाई देगा। दूसरा देखिए, राजस्थान के मरुस्थल में जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि लद्दाख का त्रास और जो कारगिल क्षेत्र है वो क्या है, बर्फीला ठंडा है। अभी भी कैसा है, आपका बर्फ आपको मिलेगी, चाहे आपका त्रास सेक्टर हो चाहे आपका जैसलमेर। तटीय क्षेत्र जैसे कि मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्य है, वे ना ही अधिक गर्म है और ना ही वे अधिक ठंडे। समुद्री तट पर होने के कारण ये बहुत अधिक आर्द्र हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसर नाम में होती है, जब किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा भी नहीं होती। कह रहे कि कोई कोई ऐसा वर्ष है जिस वर्ष में आप देखेंगे जैसलमेर में आपकी जो है वर्षा भी जो है वो आपका नहीं होती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं आपका वनस्पति पर। तो ये था। अब हम बात करेंगे बेसिकली आपका वनस्पति पर कि आप किसको वनस्पति कहेंगे, क्या है आपका वनस्पति। आइए इसको हम लोग देख लेते हैं कि आप किसको वनस्पति कह रहे हैं। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का
पादक जीवन देखते हैं, हरे घास वाले मैदानों में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं, ये झाड़ी, इन्हें झाड़ी कहते हैं। अगर हम प्राकृतिक वनस्पतियों की बात कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास आप क्या करते हैं, पादक मतलब पेड़ पौधों का जो जीवन है वो आप देखते हैं। पहले हम बीज होता है, बीज को हम लगाते हैं, बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होकर छोटा होता है, कुछ आपकी लताएं वाले आपके पेड़ पौधे होते हैं, कुछ आपका बड़े होते हैं, कुछ आपका मध्य हाइट का, कुछ बहुत बड़े होते हैं। तो जैसे जिसका प्रकार है वो वैसे ही उतना बड़ा होता है। ठीक, कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें हम झाड़ी कहते हैं, जैसे कैक्टस आपका था, फूल वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे वृक्ष होते हैं जिनमें कुछ में बहुत शाखा और पत्ती होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें पत्ती की बहुत मात्रा कम होती है, यानी कि कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिनमें आप देखोगे कि जो पत्ती होती हैं उनमें क्या होती हैं, वो पत्ती इत्यादि क्या होती हैं, बहुत सारी चीजें आपकी कम होती हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक, जैसे घास, झाड़ियां और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब आपको प्राकृतिक वनस्पति की छोटी सी डेफिनेशन जो है आपको यहां से मिल सकती है। क्या है, देखिए, घास, झाड़ी, पेड़ पौधे जो मनुष्य की बिना सहायता के उपजते हैं उनको प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, हमारे हिमालय पर्वत पर आप कितने प्रकार की वनस्पति, पेड़ पौधे मिलते हैं, क्या वो आपके मानव निर्मित है, क्या उनको मानव ने लगाया है? बताइए। जो आपकी धरती पर घास उग जाती है विभिन्न विभिन्न प्रकार की, क्या उनको मानव ने उसको लगाया है? नहीं, वो प्राकृतिक ने हमको दी है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वो प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल हैं चीजें। क्लियर है? चाहे उसमें घास हो, पेड़ पौधे हों, आपके चाहे आपका फलदार वृक्ष हो, चाहे उसमें पुष्प वाले आपके पौधे हों, वो सब क्या है, आपका प्राकृतिक, आपका वनस्पति हम उनको कहते हैं। क्या आप कभी नहीं सोचते कि एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। कह रहे कि अलग अलग प्रकार की वनस्पति जो है पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां जो हैं आपका पाई जाती हैं। भारत में क्या मिलती हैं? अलग अलग प्रकार की आपका वनस्पति हैं जो हमको क्या मिलती हैं, भारत में आपका देखने के लिए हमको मिल जाती है। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, तो अभी फिलहाल अगर आपको प्राकृतिक वनस्पति के विषय में कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम बच्चों अगर नहीं है तो थोड़ा सा एक चीज, हम ये वृक्ष है और इस वृक्ष के विषय में थोड़ा सा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा जानने का परिचय भी करते हैं कि है क्या। देखिए, ये वृक्ष है, भूमि की परत है। अब जितनी भी घास वास है वो सब आपका 1.5 मीटर में सिमट जाती हैं। अब आपकी जितनी भी झाड़ियां वाली परत हैं वो सब 5 मीटर तक निमट जाती हैं। जो आपके तरुण, जो आपके वृक्ष होते हैं वो 20 मीटर तक होते हैं, और वितान वाले आपके 40 मीटर तक, और उद्यामी जो होते हैं 60 मीटर। यानी कि वृक्ष लगभग बच्चों 110 मीटर तक होते हैं। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनकी बहुत लंबी हाइट है। आप क्या करिए, आप साल के वृक्ष को देखिए, आप सीड के पेड़ को देखिए, आप देखेंगे कि जहां पर तराई थोड़ा क्षेत्र है, जहां पानी की और आपकी वर्षा की मात्रा ठीक है, तो वहां वृक्षों की लंबाई बहुत आपका ऊंचे निकल जाती है। इसी प्रकार जो अमेजन बेसिन, जो आपका नदी एरिया है, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं इस समय, दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा हूं। अगर आप वहां के पौधों को देखोगे तो वहां का जो पौधे हैं वो बहुत लंबे और सीधे बहुत है। क्लियर है? वहां पौधों की हाइट कैसी मिलती है, बहुत ज्यादा हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो कौन कौन से प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, कितनी उनकी हाइट होती है, इसका जो हमने विभाजन है वो हमने इसमें देख लिया मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए, हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है, इसको पढ़ेंगे। चलिए, ऐसा कोई बच्चा है जो अपने स्कूल से माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़ना चाहता है? कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से है? कोई बच्चा जो माइक लेकर आपको चैप्टर को पढ़ना चाहता है? बहुत अच्छे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है? सर नैना फटियाल। नैना फटियाल, सब नाम नैना फटियाल। ठीक है बच्चे,
आप चैप्टर को पढ़ेंगे? सर हमें ठीक है बच्चे, वनों की पढ़ना पास। आवश्यकता क्यों है? ठीक है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। अब पढ़िए। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होती है। वन वन्यजीवों के प्रकृति निवास है। पेड़ की आधुनिक कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई हैं। हमें अधिकतर पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजित यह वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रकार में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। बहुत अच्छे, बैठ जाइए आप। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने पढ़ा। देखिए एक छोटी बच्ची हमारे सामने खड़ी हुई, माइक लिया और बेहिचक तरीके से आपका पढ़ा। मैं सभी स्कूल के बच्चों से यही कहना चाहूंगा, देखिए आप कम से कम अपने अंदर का जो हेजिटेशन है, जो आप बात करते हुए आपका डरते हैं किसी भी टीचर से या आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप लोग माइक लीजिए, एक लाइन, दो लाइन, एक पैराग्राफ को आप पढ़िए। क्लियर है? अब देखिए जैसे नीचे के बच्चे बैठे आपस में बात कर रहे हैं, आप ऊपर वाला स्कूल देखिए, सभी बच्चे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से बैठे हैं। आइए सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा है, हमें वनों की क्यों आवश्यकता ही क्यों है, आखिर हमें वन चाहिए ही क्यों। अगर मैं आपसे पूछूं जरूरत ही क्या है हमें वनों के लिए, तो हम देखें तो वन हमारे लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक है। लाभदायक मतलब अब इनका कुछ ना कुछ हम लोग आपका प्रयोग में लाते होंगे, कुछ ना कुछ हम इनसे काम कर लेते होंगे। ठीक है, अब ये विभिन्न कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो आपके वर्क हैं हम आपका पेड़ करते हैं। सबसे प्राइमरी जो चीज है, जो हम प्राथमिक चीज हमारा महत्व है वनों के लिए, वो क्या है कि देखिए कि वन क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखिए जो भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, तो हमको ऑक्सीजन। जानते हैं क्या होती है ऑक्सीजन? जो हम लोग सांस ग्रहण करते हैं बच्चों, जो हम लोग सांस ग्रहण करते हैं, उस जिस गैस को हम लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन क्या है, हमारी प्राणदायक आपका गैस है। अब देखिए ऑक्सीजन को हमने ग्रहण करा, मैंने इस तरह से सांस ली तो मेरे अंदर क्या गई, ऑक्सीजन। और जब मैंने सांस को बाहर छोड़ा तो तब कौन सी गैस निकली बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो O2 को हम लोग ग्रहण करते हैं और CO2 को हम लोग छोड़ते हैं। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अब हमारे द्वारा जो आपकी चीजें छोड़ी गई हैं, मान लीजिए हमने जो आपका CO2 का जो आपका रिलीज किया है उसको कौन आपका ग्रहण करता है बच्चों, इस CO2 गैस को। तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो इस गैस को आपका ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे जो उनका प्रथम काम अगर आप देखोगे समझोगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे लिए ऑक्सीजन आपका छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपका ग्रहण करते हैं। क्लियर है? ये सबसे प्रथम काम है आपका हमारे पेड़ पौधों का। अब देखिए पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं। अब देखिए जिस जगह पर आपके पेड़ पौधे लगे होते हैं उनके जड़ बहुत बड़े होते हैं और जड़ बड़े होने की वजह से आप लोग वहां उनको देख पाएंगे कि उनमें बहुत सारे जो आपका मिट्टी का कटाव होता है, उस मिट्टी के कटाव को जो है आपका वृक्षों की जो जड़ है उसको रोकती हैं। यानी कि हमारे मिट्टी के जो बंध हैं
वो अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से बने रहें तो हमको अधिक से अधिक आपके वृक्ष लगाना है, जिससे कि हमारी मिट्टी का कटाव ना हो। अब देखिए, तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं। अपरदन का मतलब है जो मिट्टी आपकी कट जाती है और एक स्थान से कटकर या बहकर किसी दूसरे स्थान पर आपका पहुंच जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अपरदन कहते हैं। क्लियर है? ये आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, हम लोग इसमें पढ़ते हैं। देखिए, वनों से हमें लकड़ी, ईंधन, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद प्राप्त होती है। अब देखिए बच्चों, लाख के विषय में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, आपको ईंधन मिलता है। आप घर में अपना खाना बनाते हैं, उसके लिए आपको जरूरत होती है ईंधन की, लकड़ी की। चारा मतलब जानवरों के लिए जो आपको हरी घास चाहिए, आपको जो कुछ चाहिए वो कहां से मिलता है? आपको सब हमको प्राकृतिक चीजों से, आपके वनों से प्राप्त होता है। जड़ी बूटियां, अब देखिए लाख क्या होती है? ये लाख आपका पौधों से ही मिलती है, जो आपके पेड़ है उनसे मिलती है। और जो हम लोग कुछ आपका सीलबंद चीजें करते हैं, जो हम लोग आपका कोई एक, मान लीजिए कोई चीज हमको कहीं बाहर भेजनी होती है तो उसमें एक सील का जो है, एक लाख की आपकी सील लगी होती है, तो ये भी हमको आपका वनों से प्राप्त होती है। अब देखिए, शहद हो गया, आपका गोंद हो गया, ये सारी चीजें हमको कहां से मिलती हैं? ये सारी आपकी संपदा हैं। और ये क्या है? ये आपकी वन संपदा है। हमको कहां से मिलती हैं? जंगलों से हमको आपका प्राप्त होती है। वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। अब कह रहे हैं जो वन है वो क्या करते हैं? जो आपके वन्य जीव है। वन्य जीव कौन है बच्चों? जितने भी आपका शेर हो गया, आपका चाहे आपका चीता हो, हाथी हो, हिरण हो, आपका खरगोश हो, और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु, सबका निवास कहाँ है? आपका सबका प्राकृतिक यानी कि नेचुरल निवास कहाँ है? आपका वनों में ही है। सब लोग कहाँ रहते हैं? आपका वनों में रहते हैं। अब कह रहे हैं पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो रही हैं। आप देखेंगे कि जितना अंधाधुंध तरीके से, मतलब बहुत गलत तरीके से, जहां के पेड़ नहीं भी कटने चाहिए वहां के पेड़ों को काटा जाता है बहुत आपका बड़ी मात्रा में। तो इससे क्या हो रहा है कि अंधाधुंध आपका कटाई की वजह से जो हमारी प्राकृतिक जो आपकी वनस्पति है वो क्या हो रही है? आपका समाप्त हो रही है। और हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? हमको क्या करें? हम लोग अधिक से अधिक आपके पौधे लगाने चाहिए। अब मुझे बताइए, कितने ऐसे बच्चे हैं जो आप वर्ष में कम से कम 5 या 7 पौधे लगाते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जो आप अपने घर पे पेड़ पौधे लगाते हैं? कोई भी बच्चा नहीं है जो आपका पेड़ पौधे लगाता हो? अच्छा, वो हंस रहे बच्चे, बोले हमें क्या जरूरत है पेड़ पौधे लगाने की? आप लोग नहीं लगाते? चलिए, हमको पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मान लीजिए हम लोग कोई आपका फल खाते हैं और उस फल का बीज अगर हमको मिलता है तो उस बीज को हम लोगों को आपका मिट्टी में दबाना चाहिए ताकि वो पौधा बन सके। और अगर हम अधिक से अधिक आपका वृक्ष लगाएंगे, हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए बड़ा क्या होगा? वो अच्छा होगा। और हमारे क्या है? 1% भी आपका बना रहेगा। तो सभी बच्चे आपसे प्रॉमिस कीजिए कि हम क्या करेंगे? कम से कम वर्ष में 10 पौधे जरूर लगाएंगे। बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपका कम से कम वर्ष में आज से ये आपका निर्णय करेंगे कि हम लोग आपका 10 पौधे लगाएंगे कम से कम? हाथ खड़ा कीजिए। कोई बच्चा नहीं लगाएगा? बहुत बढ़िया, ये सबसे अच्छे बच्चे हैं। बच्चों देखिए, आज की तारीख में छोटे बच्चे हैं वो इस तरह के कार्य करने में सबसे आगे रहते हैं। जब आपका जन्मदिन हो आप 5 लगा दीजिए, ठीक है? आपके पापा का जब आपका जन्मदिन हो 2 पौधे लगा दीजिए। जब आपकी मम्मी का हो 2 पौधे लगा दीजिए। जिस दिन आप पास हो जाए अपनी कक्षा में आप 1 पौधा लगा दीजिए। इस तरह से भी अगर आप लोग करेंगे, आप अगर 1 वर्ष में 10 पौधे लगाएंगे, आप सोच के देखिए कि 50 साल की उम्र तक आप कितने पेड़ लगा चुके होंगे और कितना बड़ा क्षेत्र आपका हो जाएगा बच्चों। इस तरह से अगर आपका सब लोग सोचें। आगे बढ़ते हैं। जो पेड़ बचे हमें क्या करनी चाहिए? उनकी रक्षा करनी चाहिए, ठीक है?
एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए कि हम ये भी बताएं कि पेड़ों का क्या महत्व है। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वनो महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं। वन महोत्सव होता है, वन महोत्सव के विषय में क्या होता है, जिस तरह से हम लोग हमारे स्कूलों वगैरह में आपका फेस्टिवल होता है, हम क्या करते हैं उसी प्रकार हमको वन महोत्सव मनाना चाहिए। लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि आपके लिए जो वन है वो कितने आपका महत्व है, किस तरह से हमारी लाइफ में आपका इंपॉर्टेंस रखते हैं वो लोग सारे वन वगैरह, हमको कैसे उनको बढ़ावा देना चाहिए, कैसे हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, इन सब चीजों को हम लोग देख सकते हैं। ठीक, आइए, तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी है हम उसको हरा भरा रख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? ध्यान दीजिए आप लोग, इस तरह से अगर आप लोग करोगे तो हम अपनी पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। अब देखिए, एक पौधे से हमें कितना कुछ प्राप्त होता है। देखिए, अगर हम लोग एक पौधा आपका लगाते हैं तो एक पौधा लगाने से हमको कितना कुछ प्राप्त होता है, आप इस इमेज के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से आपका देख सकते हैं। देख लिया? देखिए, एक पौधा है वो क्या करता है, मिट्टी को बांध कर रखता है। इसी पौधे से हमें फर्नीचर मिलता है, इसकी लकड़ी से खेलने का सामान बनता है, ईंधन, चारा, आश्रय मतलब जो हम लोग घर वगैरह बनाते हैं, दवाई यानी कि जो आपकी जड़ी बूटी है वो भी कहाँ मिलता है, इसी से मिलता है। और यही पौधे से हमको क्या मिल सकता है, आपका रबड़, कीमती जो इमारती लकड़ी जिनसे हम लोग आपकी बिल्डिंग बनाते हैं। और वन्य जीवों का निवास है, हम लोग लाख और गोंद ऐसी प्राप्त कर सकते हैं। इन पौधों से हमको फल मिल सकता है और इन्हीं पर आपका जो शहद होता है, हनी बोलते हैं, मधुमक्खी। यानी कि आप सोचिए एक पौधे लगाने से कितना हमको लाभ है। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और देखिए 14, और 14 इसके साथ मौसम अच्छा रहेगा, 15 आपको छां मिलेगी, 16 आपका प्राकृतिक जो क्षेत्र है वो आपको बढ़ेगा, 17। यानी कि आप सोचिए कम से कम, अभी तो हमने गिना है कि एक पौधा लगाने से आपको 17 से 18 लाभ प्राप्त होते हैं, मात्र एक पौधा लगाने से। अब सोचिए अगर हम लोग जितना पेड़ आपका बढ़ाएंगे, 1% जितना बढ़ाएंगे, हमारे लिए आपका कितना बेनिफिट होगा, कितना आपका लाभदायक होगा। क्लियर है? तो पेड़ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके विषय को हम लोग आपका देख लीजिए। अब हम बात करते हैं वन्य जो आपके प्राणी होते हैं। वन्य प्राणी का मतलब कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं, जीव जंतु हैं जो आपका वनों में निवास करते हैं। अगर इसके विषय को मैं आपका देखूं थोड़ा सा तो हमें समझ आएगा। विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। आप देखिए जो आपका वन है, अलग अलग जो आपके वन्य जीव हो सकते हैं। अब आपके शेर हो सकता है, आपके हिरण, हाथी और बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जो क्या है, वो उनका निवास स्थान है। वनों में जंतुओं की हजारों प्रजातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचर, पक्षियों, स्तनधारी, कीट कर्मियों का निवास होता है। अब देखिए वनों में कौन रह सकते हैं, आपका पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हर कीट पतंगे, सबका निवास स्थान कहाँ है, आपका ये वन ही है, जिनका अपना घर है और उनका निवास स्थान है। ठीक है, किनका, जो आपके वन्य जीव, आपके प्राणी हैं। अब देखिए, नोट करिए बच्चों, ये वाली जो आपका पॉइंट है जो आपको बताने जा रहा हूं कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। लिख लीजिए, बाघ क्या है, हमारा राष्ट्रीय पशु है। नोट कर लीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता है या जिनको पता है वो आप अपनी बुक में उनको हाईलाइट कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको याद भी रख सकते हैं। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिरी वन में एशियाई और शेरों का निवास है। लिख लीजिए,
गुजरात के जो आपके गिरी वन हैं इनमें क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर पाए जाते हैं। देखिए ये प्रजाति अलग है, देखने में बहुत आपको अलग दिखाई देगी। एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? आपके गुजरात में। इनको देख लीजिए आप। आगे लिखिए, हाथी और एक सींग वाला गैंडा। क्या है बच्चों? एक सींग वाला आपका गैंडा असम के जंगलों में मिलता है। ध्यान रखिए, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नाम लिख लीजिए, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या मिलेगा आपको? एक सींग वाला आपको बच्चों गैंडा मिलेगा। क्लियर है? एक सींग होगा उसके सर के बीच में सींग होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा। अब मुझे बताइए कि हमारी किस करेंसी पर, किस नोट पर उस गैंडे का निशान है बच्चों? बताइए कौन सी करेंसी है जिस पर आपका एक सींग वाले गैंडे का निशान है? जल्दी बताइए। आगे देखिए, हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा आपको कच्छ के रण में मिलेगा। ऊंट कहां मिलते हैं आपको देखने के लिए अधिकतर? देखिए आपको रेगिस्तान का रीजन, यानी कि गुजरात के कुछ पार्ट में आपको मिल जाएंगे ऊंट, और राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम लोग आपका जंगली गधे की बात करें तो जो आपका कच्छ का रण है, यानी कि राज्य हुआ गुजरात, जो आपका कच्छ का रण है ये खाड़ी है। बेसिकली जो आपका रन ऑफ कच्छ बोलते हैं हम इसको, कच्छ की खाड़ी। तो ये जो है आपकी, ये कहां पड़ती है? गुजरात राज्य में पड़ती है। ये रन के कच्छ, या कह सकते हैं कि कच्छ के रन में क्या है आपका? जंगली गधा मिलता है। और कौन सा राज्य हुआ? गुजरात राज्य हुआ। जंगली बकरी हिम तेंदुआ। अब बताइए हिम तेंदुआ कहां मिलता है? बताइए, क्या हमारे राज्य में हिम तेंदुआ मिलता है बच्चों? बताइए, क्या हमारे राज्य में आपको हिम तेंदुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मिलेगा तो आपका हिमालय का कौन सा रीजन होगा? शिवालिक में मिलेगा, क्या आपका लघु में मिलेगा, कि आपके महान में मिलेगा? चलिए, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क का क्वेश्चन है, आप घर से ढूंढ के आइए इसको और बताइए कि कहां मिलेगा। ठीक है? भालू इत्यादि हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां मिलता है? हिमालय में मिलता है। अब उत्तराखंड हिमालय राज्य है तो जाहिर सी बात है कि हमको मिलेगा, और महान हिमालय इसका रहने का क्षेत्र है हिम तेंदुए का। इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर, बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि हमारे देश में पाए जाते हैं। क्या होते हैं कि और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कहां मिलते हैं? हमारे यहां आपके पाए जाते हैं। ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे वन्य जीव हैं, उन वन्य जीवों का जो आपका प्राकृतिक निवास है वो कहां है? आपका हमारे वन ही है। क्लियर है? तो आप इनको एक बार नोट कर लीजिएगा, आपका देख लीजिएगा। देखिए ये जो प्रश्न मैं आपको बताया हूं, एक सींग वाला जो आपका गेंडा, रन कच्छ के रन, और हमारा राष्ट्रीय, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। और खास कर ये आप गुजरात के जो आपके गिरी वन है, यहाँ हमको ऐसे जो आपके शेर मिलते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके उत्तराखंड की बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं हमारे राज्य की, उन सब में पूछे जाते हैं। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको नोट करके और बार बार आपको बताया है, इसी वजह से। क्लियर है? तो आप मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे शांति से बैठे अपनी क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई चीज समझ नहीं आता आप उसको बार बार पूछिए, कोई इशू नहीं है। तो सभी अपने विषयों का आप अच्छे से, आपका प्रॉपर तरीके से आप उनका रिवीजन करिए। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।